प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बेटा ये मैंने ना दोनों वीडियो आज दिन में बना दी थी और अपलोड भी कर दी थी, लेकिन बच्चों की एक कॉमन शिकायत निकल के आई और वो सही शिकायत थी कि सर आवाज़ जो है ना वो डबल हो रही है। और जो मैंने देखा वो मेरी भी समझ के परे था भाई कि करंट वीडियो में कोई बैक वीडियो की आवाज़ आ रही है। ये मुझे भी नहीं समझ में आया था एक्चुअल में बात करूँ तो मैं कि ये हुआ क्या है। मेरी भी समझ के बिल्कुल क्या था बेटा, ये परे था कि ये एकदम से क्या हुआ। करंट जो वीडियो चल रहा है उसमें बैक वीडियो की आवाज़ मिक्स हो रही है। तो देखो आपको इस वीडियो के लिए थोड़ी सी असुविधा उठानी पड़ेगी बेटा। मैंने कंटेंट ऑलरेडी सारा करवाया था। मैं चाहता हूँ कि मैं भी समय की बचत करूँगा और मैं भी आपको यहीं से सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। और PDF आपकी हो सकता है आपको अवेलेबल मिल जाएगी बेटा। टेलीग्राम ग्रुप के मैं ऊपर काम कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा जल्दी ही मैं आपको हो सकता है ये PDF भी प्रोवाइड करवाने लग जाऊँगा। ठीक है जी, तो इसको हम इसी को करेंगे बेटा, ठीक है ना। क्लैरिटी ठीक है जी, मैं क्लैरिटी चेक कर लूँ एक बार। ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैंने बड़ी मेहनत से बेटा दिन में 2 घंटे लगा के वीडियो बनाई थी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं आप सभी बच्चों से। दिन में 2 घंटे लगा के मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने सोचा बच्चों को आज 2 घंटे की एक क्लास एक करके दे ही देता हूँ और एक और चैप्टर खत्म कर देता हूँ, क्योंकि आपका नुकसान पिछले 2 दिन का हुआ था। पर कोई बात नहीं, मैं करूँगा, यहाँ भी करूँगा बेटा, ठीक है। पर थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा और लगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन वही होगी जैसे मैं करता आया हूँ। कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इतना फ़र्क होगा। ठीक है जी, आइए समझिए बेटा। हम पढ़ने वाले हैं एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। हमारे आसपास हवा है, आप जानते हो, हमारे वायुमंडल में हवा है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है। और वो एयर का अगर पोल्यूशन हो जाए, उसका वो हमारी जो हवा है वो अगर बेटा क्या हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो वो कैसे प्रदूषित होती है, कौन कौन उसको प्रदूषित करता है, अगर वो हो जाए तो उससे क्या क्या नुकसान है, हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी, पहले हम वो चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा वाटर है, आप जानते हो हमारी धरती पे 75% पानी, आप जानते हो ना, 75% हमारा अर्थ क्या है, पानी का बना है। मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था। इसीलिए पृथ्वी बाहर से क्या दिखता है, नीला दिखता है, ब्लू प्लेनेट दिखता है, नीला ग्रह दिखता है, क्योंकि इसके 75% में क्या है प्यारे बच्चों, इसके 75% कंटेंट क्या है, वाटर का है। ये आपको भी पता होगा, मैंने आपको कल ही वीडियो में ये बात समझाई थी, याद है बेटा? जी सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। तो उस पानी में अगर कंटामिनेशन आ जाए, अगर वो खराब हो जाए, उसमें अगर विषैले पदार्थ आ जाएं, तो उसे आप जल प्रदूषण कहते हैं, उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। कौन करता है, कैसे होता है तो क्या समस्याएं आती हैं, कैसे रोकथाम करते हैं, आइए इस पूरे लेक्चर में हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। चले बेटा, करें स्टार्ट। ओके बेटा, चलो भाई ठीक है, भगवान का नाम लेके इस चीज़ को शुरू करते हैं बेटा। आई होप सब बढ़िया रहेगा, मैं बस कर रहा हूँ इस चीज़ को स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारी धरती माता के चारों तरफ क्या होती है, लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ। हमारी धरती माता के चारों तरफ क्या है बेटा, हवा की एक लेयर होती है। अर्थ के चारों तरफ क्या होती है, हवा की एक लेयर होती है, और उसी लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जैसे जैसे अपनी अर्थ क्या करती है, रिवोल्व करती है, अपना 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 पृथ्वी क्या करता है बेटा, घूर्णन करता है, वैसे वैसे जो इसका एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये भी उसके साथ साथ क्या करता है बेटा, घूर्णन करता है, रिवोल्व करता है। ये आपको पता ही होगा, क्योंकि अर्थ क्या करती है, अपने एटमॉस्फेयर को अपने से चिपका के रखती है, अपने से अट्रैक्ट करके रखती है, अपने से आकर्षित करके रखती है। किसके द्वारा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा ये हमारा एटमॉस्फेयर हमारी धरती माता से चिपका हुआ है। जैसे ग्लू जैसे चिपका हुआ है ना, ऐसे हमारी धरती माता से ये चिपका हुआ है बेटा। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या होता है, लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ क्या होती है बेटा, पृथ्वी के चारों तरफ हवा की परत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अब आपके एटमॉस्फेयर में हवा जिसे कहते हो आप, एयर जिसे कहते हो, उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं बेटा। क्या होती है उसमें? बहुत सारी गैसेज, और उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम एयर कहते हैं, हवा कहते हैं। बहुत सारी गैसेज का मिश्रण होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इट कंटेन्स, इसमें बेटा क्या क्या होता है, 78% क्या होती है बेटा, इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है आपके एटमॉस्फेयर में। मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट, जो सबसे ज्यादा कंटेंट होता है आपके एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है, 78%। याद रखना, सवाल आ सकता है बेटा आपका। 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है बेटा आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वायुमंडल में बेटा। और जो 1% बच गया, ये हो गया 99%। दोनों को जोड़ के कितना हो गया बेटा, दोनों को जोड़ के हो गया है 99%। जो 1% बच गया है बेटा, उसमें आपकी वो बाकी सारी गैसेज होती हैं। जैसे मेन कौन सी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा,
जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, जैसे मीथेन है बेटा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा, और साथ साथ वाटर के वेपर भी होते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिनको हम वाटर वेपर के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो भी हमारे कहाँ होती है? वायुमंडल में होती हैं। तो इस 1% में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और भी इसके अलावा भी गैसेज होती हैं बेटा, बट जो मैंने मेन गैसेज वो आपको बताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सब इस 1% में आ जाते हैं। और इन सब से मिलके बनता है हमारा एटमॉस्फेयर, इन सब से मिलके बनता है प्यारे बच्चों अपना वायुमंडल। ठीक है क्या बोलो? यस सर, डन है। अब हमारा वायुमंडल एयर से बना है, हवा से बना है। इसका पोल्यूशन कैसे होता है? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है, हम बहुत छोटी प्यारी कॉमन सेंस वाली बातें करेंगे बेटा। कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। अगर आपकी एयर में अनवांटेड सब्सटेंस आ जाएं तो उससे आपकी एयर क्या हो जाती है? कंटामिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? कंटामिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एयर पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ अनवांछित पदार्थों के आने से हवा का दूषित होना। कुछ अनवांछित पदार्थों के आने से हवा का दूषित होना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है बेटा। हमारी हवा में ऐसे कुछ अनवांछित पदार्थ आ जाते हैं जिनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आए तो एयर सेफ है, एयर सुरक्षित है, एयर आपकी क्या है? क्लीन है, आपकी हवा साफ है। लेकिन वो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, हम उनको लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ घटनाएं पृथ्वी पे हो रही है वो उनको लेके आ रही हैं, और मोस्टली तो हम ही लेके आते हैं। हमारे ही क्रियाक्रम है या हमारे ही कर्म है जो हम अपनी हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, पर हमें शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने फायदे के लिए, बेटा अपनी हवा को क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। अपनी एयर को बेटा क्या कर रहे हैं? हम पॉल्यूट कर रहे हैं। एग्री करते हो क्या? मानते हो क्या? हाँ जी, आगे समझाऊंगा। हम लोग कर रहे हैं सारी चीजें, देखना बेटा आप, है ना। कुछ अनवांछित पदार्थों के आने से हवा का दूषित होना क्या कहलाता है बेटा? आपका वायु प्रदूषण कहलाता है बेटा। अब ये जो आपकी एयर है, ये आपकी अगर दूषित हो गई, अगर आपका एयर पोल्यूशन हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, तो वो जो हवा है, जो दूषित हवा है, वो पॉइजनस है फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये बात आपको जाननी पड़ेगी। दूषित हवा ना तो हमारे लिए अच्छी है, ना जीव जंतुओं के लिए अच्छी है, ना पौधों के लिए अच्छी है प्यारे बच्चों, और ना ही दूषित हवा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अच्छी है, जिनके अंदर प्राण नहीं है उनके लिए भी अच्छी नहीं है। मैं समझाऊंगा क्यों नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ना, एक चीज़ का आपका ये जो गुत्थी है ये खुलता जाएगा। जैसे आपकी ऑनियन में लेयर्स खुलती है ना, जैसे आपकी प्याज में अलग अलग लेयर्स खुलती है ना, ऐसे ये गुत्थी खुलती जाएगी बेटा। हमारी जो हवा है वो जीवित और अजीवित वस्तुओं के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है बेटा। जीवित और अजीवित वस्तुओं के लिए के हानिकारक होती है, के लिए क्या होती है? आपकी हानिकारक होती है। कौन बेटा? आपकी ये पॉल्यूटेड एयर, ये कौन? आपकी प्रदूषित हवा। दोनों लोगों के लिए खराब है। हम तो इनहेल करते हैं तो हमें बहुत सारे रोग हो जाएंगे। अगर हम दूषित हवा क्या लेंगे बेटा? इनहेल करेंगे। वही बात, पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, जीव जंतु भी रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन के दौरान क्या करते हैं? हवा का एक्सचेंज करते हैं। तो हमें तो प्रॉब्लम करेगी, लेकिन साथ साथ जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे आप फेमस एग्जांपल ले लो ताजमहल का। ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है, 7 अजूबे में से एक है आपका ताजमहल, जो अपने देश का गौरव है, जो अपने देश का नाम ऊंचा करता है। आपको पता होगा एयर में पोल्यूशन होने के कारण क्या है? ताजमहल का जो रंग है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? पीला होता जा रहा है, उसकी चमक धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ना सिर्फ लिविंग थिंग्स को, ये जो एयर पोल्यूशन है ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स को भी प्रभावित कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात का ध्यान रखना। बोलो क्लियर है क्या बेटा? आज मुझे ऐसे करवाना पड़ रहा है क्योंकि ये वीडियो पहले से मैं कर चुका हूँ रिकॉर्ड, लेकिन वो खराब हो गई थी ड्यू टू साउंड प्रॉब्लम। तो आज तो आप ऐड से ही एडजस्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट में इसको हम अपने ओरिजिनल तरीके पे ले आएंगे। बोलो क्लियर है क्या भाई साहब? एयर पोल्यूशन क्या होता है? पक्का क्लियर है सर? इसके आगे सुनो क्या करना है। इसके आगे हमें करना है बेटा कि जो वायु प्रदूषण होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, उसके स्रोत कौन कौन है? कहाँ से हो रहा है एयर पोल्यूशन? कहाँ से हो रहा है वायु प्रदूषण? कौन कर रहा है वायु प्रदूषण? कौन उसके स्रोत हैं बेटा? तो इसके स्रोत है आपके पावर प्लांट, बिजली संयंत्र। सर पावर प्लांट क्या होते हैं? जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, चाहे आपका थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे आपका स्टीम पावर प्लांट हो, चाहे आपका कोई और पावर प्लांट हो, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है। भाखड़ा बांध पे बहुत बड़ा पावर प्लांट है जहाँ पे अपने देश की अधिकतर बिजली बनाई जाती है, आपको पता होगा इस बात का। तो जितने भी पावर प्लांट है, जितने भी बिजली संयंत्र हैं बेटा, उनसे क्या करते हैं? उनसे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं और वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं बेटा, और अपने एटमॉस्फेयर को खराब करती है, अपने पर्यावरण को क्या करती है? दूषित करती है, अपनी हवा को दूषित करती है। इसके अलावा जितने भी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं,
ये भी क्या करते हैं, हवा को दूषित करते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, हवा को दूषित करते हैं प्यारे बच्चों। उसके अलावा जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, ऑटोमोबाइल चलते हैं, आप जानते हैं ये CO2 छोड़ते हैं बाहर, आपको पता होगा ना, आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल लगा के रखते हैं बेटा गवर्नमेंट, है ना। जब आप गाड़ी चलाओगे, ड्राइव करोगे, तो आपकी गाड़ी का एक कागज होता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, होती है क्या गाड़ी की? यस बेटा, गाड़ी की एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होती है और वो एक्चुअल में CO2 का लेवल ही चेक करती है कि कितना CO2 आपकी गाड़ी बाहर छोड़ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअल में एयर पोल्यूट करती है, हमारी हवा को प्रदूषित करती है। तो कितना CO2 आपकी गाड़ी के साइलेंसर से निकलता है वो चेक करते हैं। अगर वो लेवल ज़्यादा होता है तो आपकी गाड़ी को रोड पे चलने नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसलिए गाड़ियाँ भी क्या करती है बेटा, आपका वायु प्रदूषण करती हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड फ्यूल्स, जो भी हम लकड़ी जलाते हैं या ईंधन जलाते हैं, उनके जलने से धुआं निकलता है और उस धुआं में बहुत सारी क्या होती हैं, ऐसी गैसेज होती हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं। मतलब क्या है जी, लकड़ी को जलाना या ईंधन को जलाना, लकड़ी को जलाना या फिर ईंधन को जलाना, इनसे भी क्या होता है बेटा, एयर पोल्यूशन होता है, इनसे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो ये सब वायु प्रदूषण के स्रोत है बेटा, ये सब वो हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं। अब बताऊंगा ये लोग एयर पोल्यूशन करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसा इनके पास क्या है जिनसे एयर पोल्यूट हो जाती है, ऐसा ये क्या छोड़ रहे हैं जिनसे हवा प्रदूषित हो जाती है, एक एक करके बात करेंगे। जो लोग एयर पोल्यूशन करते हैं उनको हम एयर पोल्यूटेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बच्चा? जो लोग एयर पोल्यूशन करते हैं उसको हम एयर पोल्यूटेंट कहते हैं बेटा, उनको हम वायु प्रदूषक कहते हैं बेटा, जो पोल्यूशन करते हैं। कौन कौन करते हैं, आइए एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, CO जिससे लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बर्निंग ऑफ फ्यूल समझाया था, आपका दहन और ज्वाला वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां मैंने आपको बताया था कहां से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है बेटा, एक गैस होती है जो एक्चुअल में एयर पोल्यूशन करती है, जो हवा का प्रदूषण करती है। ये क्या होती है बेटा, एक कलरलेस और पॉइजनस गैस होती है। ये एक रंगहीन और जहरीली गैस होती है बेटा। कैसी होती है? रंगहीन और जहरीली गैस, इसका रंग होता नहीं है और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कब निकलती है? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा? डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। बहुत समय पहले जीवाश्म पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं और उनसे जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। पढ़ाया है मैंने आपको, बकायदा एक चैप्टर में, आपको याद होगा बेटा, याद है ना अच्छे से? हाँ, जब आपके फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, जब आपके जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है? जब आपके जीवाश्म ईंधन का प्यारे बच्चों अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, पूरी तरीके से दहन नहीं होता है, कंप्लीट आपका कंबशन नहीं होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऐसे केस में ये जो है ना फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या छोड़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, जो जाके एयर का पॉल्यूशन करेगी, जो वायु को प्रदूषित करती है। बोलो भाई साहब, क्लियर है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड एक नंबर का क्या है? एयर पोल्यूटेंट है, वायु प्रदूषक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन आपका पोल्यूटेंट प्रदूषक बेटा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसी की फैमिली की है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन आपको पता होगा, सबसे पहली चीज तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी आगे आएगा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, बट अभी तो आप इतना जान लो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अपनी हवा में जाके एक प्रकार से पोल्यूशन क्रिएट करती है, प्रदूषण पैदा करती है, और दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी करती है। ये क्या होता है? वेट करो, डिटेल में समझाऊंगा सारी चीजें। ये कहां निकलती है? ये निकलती है कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अगर क्या होता है बेटा आपका अपूर्ण दहन होता है, तो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर कंप्लीट कंबशन होता है बेटा, अगर पूर्ण दहन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, तब क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको शायद याद होगा, सर ने एक चैप्टर में आपको ये समझाया था कि कंप्लीट कंबशन से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और इनकम्प्लीट कंबशन से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दोनों ही क्या है? एयर पोल्यूटेंट है, वायु प्रदूषक है। इनके अलावा और कौन है जो वायु प्रदूषण करते हैं? आइए बेटा, इनके अलावा और कौन है जो वायु प्रदूषण करते हैं? भाई ये तो हम कहां चले गए। इनके अलावा और कौन है जो वायु प्रदूषण करते हैं? आइए, इनके अलावा है बेटा जैसे कि स्मोग। अरे नाम बता रहा है, स्मोग, SMOG, स्मोग। ये क्या है? स्मोक और फोक का मिश्रण है, दोनों को मिला के एक ही नाम बोल दिया, स्मोक
और फोग दोनों को जोड़ दिया और बोल दिया स्मोग। स्मोक यानी धुआं, फोग यानी धुंध या कोहरा। धुआं और कोहरा जब मिल जाते हैं, धुआं और कोहरा जब मिल जाते हैं तो मिलके बनाते हैं स्मोग। और ये स्मोक भी क्या करता है? एयर पोल्यूशन करता है, वायु प्रदूषण करता है। धुआं और कोहरे का मिश्रण क्या कहलाता है? स्मोक कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रिड्यूस विजिबिलिटी, दृश्यता घटाता है। अगर कहीं धुआं और कोहरा मिल गए ना तो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। जब आप ऐसे आसपास अपने आसपास देखने की कोशिश करोगे, अगर वहां पे स्मोक है तो आपको सामने वाली चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी। आपकी जो विजिबिलिटी है उसको ये कम करता है, जो आपकी दृश्यता है बेटा उसको क्या करता है? ये घटाता है। कौन? आपका ये स्मोक। और स्मोक, इस स्मोक में जो स्मोक है, जो धुआं है, इस धुएं में बहुत सारी क्या होती हैं? पोल्यूटेंट गैसेज होती हैं बेटा। स्मोक हैज पोल्यूटेंट गैसेज, धुएं के पास प्रदूषक गैस होती हैं और जो हमारा एयर पोल्यूशन करती हैं। जो आपका स्मोक के अंदर जो स्मोक है, जो धुआं है, उसमें ऐसी बहुत सारी गैसेज होती हैं, ऐसी बहुत सारी गैसेज होती हैं जो वायु प्रदूषण करती हैं, एयर पोल्यूशन करती हैं। इसलिए ये भी क्या है? एक पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है बेटा। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड बेटा एक और गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एक और गैस क्या है? अगेन एक पोल्यूटेंट गैस है, प्रदूषक गैस है बेटा। उन्हीं को तो हम पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा। अगेन एक पोल्यूटेंट गैस है, प्रदूषक गैस है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड भी। और बेटा कहां से निकलती है? बर्निंग ऑफ फ्यूल से निकलती है। जो भी आप ईंधन जलाते हो, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, जो भी हो गया, लकड़ी मान लो आप फिलहाल के लिए, लकड़ी को आप जलाओगे तो जो धुआं निकलता है ना, उसमें क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है ना। जब आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, जब आपका ईंधन का दहन होता है, तो उस ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपका एयर पोल्यूशन करती है, एक पोल्यूटेंट है, एक प्रदूषक है बेटा। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 अगेन बेटा ये भी क्या है? आपका एक पोल्यूटेंट गैस है, एक प्रदूषक गैस है। कब निकलती है? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन के अपूर्ण दहन से। अगर ईंधन का पूर्ण दहन होगा, अगर ईंधन का पूर्ण दहन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अगर ईंधन का अपूर्ण दहन होगा, अगर ईंधन का अपूर्ण दहन होगा तो क्या निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन है दोनों के दोनों पोल्यूटेंट गैसेज है। क्या है बेटा? दोनों क्या है? दोनों ही प्रदूषक गैस ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर है क्या? ऑल वेल डन। इसके अलावा जो आपका पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है, वो होता है CFC। आपने ये नाम पक्का सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो मतलब क्लोरीन से आया है, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन से आया है, कार्बन आप जानते ही हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC अगेन एक प्रदूषक है, पोल्यूटेंट है बेटा, जो एयर को पोल्यूट करता है बेटा। और निकलता कहां से है? जो आपके घर में फ्रिज है, रिलीज्ड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, AC एंड एरोजोल स्प्रे। जो मेरे घर में फ्रिज चल रहा है वहां से क्या निकलता है बेटा? वहां से निकलता है CFC। जो मेरे घर में AC चल रही है वहां से क्या निकलता है? CFC निकलता है। जो एरोजोल की हम लोग स्प्रे करते हैं बेटा, उससे भी क्या निकलता है? CFC निकलता है। और यही CFC जाके क्या करता है? एयर पोल्यूशन करता है, वायु प्रदूषण करता है मेरे प्यारे बच्चों। और सुन लो, यही CFC है। यहां से प्रश्न बन सकता है, यहां से कौन सा पोल्यूटेंट ये काम करता है? यही CFC है जो क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है बेटा? ओजोन डिप्लीशन। क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन है ये। मतलब हमारे जो वायुमंडल है, जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें एक ऐसी लेयर पाई जाती है, एक ऐसी परत पाई जाती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर किसकी बनी होती है? ये ओजोन लेयर ऑक्सीजन की ही बनी होती है। बट नॉर्मल ऑक्सीजन होती है O2। नॉर्मल ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, वो होता है O2। लेकिन ओजोन की जो ऑक्सीजन होती है वो कैसे अणु के फॉर्म में पाई जाती है बेटा? O3 के फॉर्म में पाई जाती है। O3 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? O3 के फॉर्म में। ये 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ओजोन का मॉलिक्यूल, जो ओजोन का अणु है बेटा, ये 3 ऑक्सीजन से मिलके बनता है। और ये ओजोन क्या करती है? ये जो ओजोन की लेयर वायुमंडल में है बेटा, ये जो हमारे सूर्य से यूवी रेडिएशंस आती हैं, जो हमारे सूर्य से क्या आती हैं? पराबैंगनी क्या आती हैं? विकिरणें आती हैं। कौन सी विकिरणें आती हैं सूर्य से?
पराबैंगनी विकिरणें आती हैं, जो यूवी रेडिएशन आती हैं, उनको ये बाहर की बाहर रोक लेती है, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। क्यों रोक लेती है सर बाहर की बाहर? हमारी पृथ्वी तक क्यों नहीं आने देती? सूर्य ने भेजा है तो। बेटा अगर वो यूवी रेडिएशन, बेटा अगर वो पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पे आई और तुम्हारे संपर्क में आई तो आपको बहुत सारे स्किन डिजीज हो सकते हैं, आपको बहुत सारे त्वचा के रोग हो सकते हैं, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन है अगर उनका आपके ऊपर क्या होता है, इंसिडेंस होता है, आके गिरती हैं बेटा, तो आपके क्या होते हैं, बहुत सारे त्वचा के रोग हो सकते हैं, स्किन रोग हो सकते हैं, डेंजरस हो सकती है आपकी हेल्थ के लिए। तो आपको प्रोटेक्ट करती है एक प्रकार से यूवी रेडिएशन, हम सबको प्रोटेक्ट करती है एक प्रकार से। कौन? ओजोन। सॉरी, कौन प्रोटेक्ट करती है? ओजोन करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेडिएशन से, पराबैंगनी विकिरणों से प्रोटेक्ट करती है, और इसलिए वो ओजोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जो CFC नालायक है, ये जो CFC नाम का नालायक है, जो क्लोरोफ्लोरो नाम का नालायक है, ये नालायक क्या कर रहा है? ये नालायक उसी ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है धीरे धीरे, उसी ओजोन लेयर में छेद बना रहा है धीरे धीरे, जो हमारी रक्षा करती है उसी को खत्म कर रहा है। कौन नालायक है? CFC नाम का नालायक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का नालायक है। लेकिन सर ये नालायक को पैदा कौन कर रहे हैं? हम ही तो कर रहे हैं। हम ही फ्रिज यूज करते हैं, हम ही AC यूज करते हैं, हम ही एरोजोल स्प्रे यूज करते हैं। नालायक को पैदा भी तो हम ही कर रहे हैं, और वो हमारी ही क्या करता है, हमारी क्या करता है, बुरा काम कर रहा है, हमारे लिए वो नुकसान कर रहा है। हमारी जो रक्षा करती है ओजोन के लेयर, उसी में वो होल क्रिएट कर रहा है, उसी को वो खत्म कर रहा है बेटा। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, CFC क्या करता है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है। इस बात को दिमाग में रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। दिस इज हॉट टॉपिक, दिस इज ए हॉट टॉपिक, यहां से प्रश्न बन सकता है, ये आपको याद रखना है ना। तो एक और पोल्यूटेंट कौन है, प्रदूषक कौन है बेटा? आपका CFC है। कौन है बेटा आपका? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां से आता है और ओजोन के डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आगे चलिए बेटा। इसके अलावा जो एक और आपका पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है, वो होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित पदार्थ कण। नाम से नहीं समझ में आया होगा ना, आओ समझाता हूं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित पदार्थ कण, आओ समझो क्या होते हैं। होता क्या है, हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं कर रहे हैं, हम ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जिनसे क्या होता है, पृथ्वी से चल के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में लटके रह जाते हैं, वापस पृथ्वी पे नहीं आते, निलंबित रह जाते हैं, सस्पेंडेड रह जाते हैं, वापस आते ही नहीं है, लंबे समय तक वायुमंडल में ही लटके रहते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं निलंबित छोटे छोटे कण या निलंबित पदार्थ कण। और ये जो वहां पे अटक गए हैं, लटक गए हैं, उल्टा आने का नाम नहीं ले रहे पृथ्वी पे, ये वहां पे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। कौन है ये? ये है वेरी स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग टाइम। वेरी स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वायुमंडल में लटके हुए छोटे कण, उनको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। छोटे छोटे कण लटके रह जाते हैं। कहां से आते हैं ये छोटे छोटे कण? कौन दे रहा है ये छोटे छोटे कण? ये आते हैं फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द पावर प्लांट, स्टील मेकिंग एंड अदर प्रोसेस। या तो बिजली संयंत्र में, या इस्पात बनाने में, या किसी और प्रक्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं। और जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं ना बेटा मेरे, तब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तब मेरे प्यारे बच्चों कुछ कण निकलते हैं जो आसमान में लटके ही रह जाते हैं। क्या? इस्पात बनाने, विद्युत संयंत्रों इत्यादि में जीवाश्म ईंधन के जलाने से ये कण पैदा होते हैं, और ये कण लंबे समय तक वायुमंडल में लटक जाते हैं। ये है रीजन, इसलिए ये कण क्या होते हैं, पैदा होते हैं। अब बोलो क्लियर है क्या? अगर ये कण वायुमंडल में फंसे रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, तो उससे नुकसान क्या होगा? एक तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, दृश्यता कम हो जाएगी। अभी मैंने आपको समझाया था ये क्या होता है, शायद आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। दूसरा, अगर आप ऐसी हवा को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जिसमें ये छोटे छोटे कण लटके हुए हैं, अगर उसको आप सांस के साथ अंदर खींचते हैं, कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज इन इनहेलेशन, कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेज इन इनहेलेशन। इनको सांस के साथ अंदर लेने के कारण श्वसन रोग होते हैं।
अगर ऐसे लटके हुए पार्टिकल की जो हवा है, जो हवा में लटके हैं, है ना, उस हवा को अगर आप इनहेल करते हैं, सांस के साथ अंदर लेते हैं, तो आपको बहुत सारे श्वसन रोग हो सकते हैं, आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं बेटा, ये भी एक नुकसान है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आपको मथुरा नाम का शहर पता है? बिल्कुल आगरा के पास में ही पड़ता है मथुरा। मथुरा वृंदावन यार, श्री कृष्ण की जन्मभूमि कौन नहीं जानता। मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण की जहां लीला अपरंपार देखी गई है वो मथुरा। उस मथुरा में जो रिफाइनरीज हैं, बहुत सारी रिफाइनरीज है मथुरा में, बहुत सारी क्या है, रिफाइनरीज है मथुरा में। उस मथुरा में जो रिफाइनरी है बेटा, उससे जो सूट निकलते हैं, छोटे छोटे कण निकलते हैं, उनको हम सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? SOOT, सूट कहते हैं। उन सूटों के निकलने के कारण बेटा, इन सूट्स के निकलने के कारण क्या होता है, हमारे ताजमहल का रंग क्या हो रहा है, पीला होता जा रहा है। येलोइंग ऑफ ताजमहल, ताजमहल पर पीलापन आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, मथुरा में जो रिफाइनरी है वहां से बहुत सारे छोटे छोटे कण निकल के आ रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, सूट निकल रहे हैं, जिससे हमारा ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है, जिससे हमारी ताजमहल की चमक कम हो रही है। और कौन है ताजमहल? ताजमहल अपने देश की आन बान और शान है। ताजमहल वो है जो अपने देश को गौरव देता है। ताजमहल वो है जिसके लिए दूर दूर से लोग अपने देश में देखने के लिए आते हैं बेटा, और वो अब धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। उसकी चमक, उसकी जो मार्बल है, जो उसकी संगमरमर है, उसकी चमक लगातार कम होती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसका कारण कौन है बेटा? आपका एयर पोल्यूशन। कर लो एक बार फिर से रिवाइज कर लो सर, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये सब क्या है बेटा? ये सब पोल्यूटेंट हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद स्मोग, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद निलंबित पदार्थ के कण, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सब प्रदूषक है, ये सब पोल्यूटेंट हैं, ये सब एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ये सब हवा को प्रदूषित कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सब के सब हवा को प्रदूषित कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर है क्या? आई होप कोई समस्या नहीं होगा। ये सब पोल्यूटेंट हैं, ठीक है, जो एयर पोल्यूशन करते हैं, जो फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं, जो कारखानों से निकल रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल से निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं, जो ईंधन के जलाने से निकल रहे हैं, जो आपके पावर प्लांट से निकल रहे हैं, और ये हवा का प्रदूषण करते हैं बेटा। आइए आगे। इसके अलावा इसकी रोकथाम कैसे करें, एयर पोल्यूशन को कम कैसे करें, हवा को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं, आइए एक एक करके देखते हैं बच्चों। अगर आपको एयर पोल्यूशन को रोकना है, रोकथाम करनी है, प्रिवेंशन करनी है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करें। यूज क्लीन फ्यूल लाइक CNG, LPG इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपकी रोडवेज की बसें हैं, ट्रेन है, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो आपकी पर्सनल गाड़ियां हैं, जो आपकी पर्सनल मोटरसाइकिल्स है, ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। तो अगर आपको वायु प्रदूषण को कम करना है तो आप इनमें ये क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपका CNG हो गया, जैसे कि आपका LPG हो गया। ऐसे क्लीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है जो प्रदूषण कम करते हैं, जो धुआं कम छोड़ते हैं, जो आपके पोल्यूटेंट आपके एटमॉस्फेयर में कम छोड़ते हैं, उनका इस्तेमाल करो। हमें CNG, LPG जैसे साफ ईंधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको पता है बेटा। इसके बाद क्या करना चाहिए? यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बेटा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको आप दोबारा से बना सकते हो, जिनको आप दोबारा से पैदा कर सकते हो, आपूर्ति कर सकते हो। अगर एक तरफ से खत्म हो रहा है तो दूसरी तरफ से आप आपूर्ति को बढ़ा सकते हो, उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो आपको ये यूज करने हैं। हमें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपको दोबारा बन भी सकते हैं और आपका पोल्यूशन भी कम करते हैं। तो आप अधिक से अधिक बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे। उसके अलावा डू प्लांटिंग, अधिक से अधिक पौधारोपण करें। ये तो सरकार आज भी आपको बोल रही है, सरकार ने मुहिम चला रखी है, अधिक से अधिक पौधारोपण करो, डू प्लांटिंग, अधिक से अधिक पौधे लगाओ ताकि पोल्यूशन कम हो। अरे सर ऐसे कैसे होगा? पौधों से पोल्यूशन कम कैसे होगा सर, बताओ हमें। आप जानते हो पौधे क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में एक प्रकार से क्या है? पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है। तो अगर आपके आसपास जितनी अधिक मात्रा में पौधे होंगे, जितनी ज़्यादा मात्रा में आपने पौधे लगा रखे हैं, तो वो पौधे क्या करेंगे? वो आपके पौधे प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेंगे उनके रेस्पिरेशन के दौरान। अधिक पौधे
अधिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी बेटा। उससे क्या होगा, उससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम बचेगी। उससे क्या होगा, ये एक पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूशन कम होगा। इसलिए बोला गया है अधिक से अधिक पौधारोपण करिए। और इसके अलावा बेटा, डू नॉट बर्न ड्राई लीव्स, कंपोस्ट देम। जो सूखी पत्तियां हैं बेटा, उनको जलाने की बजाय क्या करो, एक गड्ढा खोद के उसमें दाब दो ताकि वो खाद बन जाए। पढ़ाया था ना क्रॉप वाले चैप्टर में, मैन्योर क्या होता है, खाद क्या होता है, पढ़ाया था ना मैंने। तो जो आपकी सूखी पत्तियां हैं पेड़ों की, हम क्या करते हैं, उनको जलाते हैं। जब उनको जलाओगे तो यार उनसे क्या निकलेंगी, जहरीली गैसेज निकलेंगी, ऐसी गैसेज निकलेंगी जो आपका वायु प्रदूषण करेंगी। तो इसकी बजाय मेरा मानना क्या है, उनका आप कंपोस्ट करो। कंपोस्ट क्या होता है, उनको आप एक गड्ढे में दबा दो ताकि वो खाद बन जाए बेटा। उससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा बेटा आपका, और खाद का खाद बन जाएगा, आपके एक एडिशनल यूज में काम हो रहा जाएगा। है ना, बोलो जी सर। ये याद रखना बेटा, काइटो प्रोटोकॉल नाम से क्या है, समझौता है, एग्रीमेंट है। क्या नाम है, फिर देखो, KYTOPROTOCOL, काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल नाम का एक समझौता है बेटा, जो विभिन्न देशों के बीच समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे। जो हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एयर पोल्यूशन कम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो विभिन्न देशों ने आपस में समझौता किया है कि भाई आप और हम सब मिलके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, ताकि ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हो बेटा, कम हो, और ताकि ये जो समस्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्लोबल वार्मिंग की, इसको कंट्रोल किया जा सके। ये जो समझौता, उसका नाम क्या है, काइटो प्रोटोकॉल है बेटा। आप ये याद रखना, आपके लिए एक एडिशनल जानकारी है। क्लियर है क्या, चलो जी ठीक है। ऐसे आप एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं, ऐसे आप वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं। आप भी, आप और हम, कहते हैं ना, बदलाव की शुरुआत सबसे पहले अपने आप से होती है ना। अगर आप चेंज करना है सिस्टम को, तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करो। तो हम भी अगर इन चीज़ों को सोचें, समझें और जानें, और पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते हम भी ये चीज़ों को फॉलो करें, तो शायद एयर पोल्यूशन हो जाएगा। शुरुआत हमेशा खुद से होती है, आपको ये बात पता होगा बेटा, है ना। चलो आगे चलो। अब बेटा, इस एयर प्रदूषण के कारण आपकी दो गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस एयर पोल्यूशन के कारण आपकी दो गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है, जिनके बारे में सोचना पड़ेगा। आप हम सबको मिलकर, जो पृथ्वी के वासी हैं, उन सभी पृथ्वी के वासियों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पहली समस्या है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा बेटा। नाम बता रहा है क्या होती है एसिड रेन, क्या होती है अम्लीय वर्षा। नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल पाए जाते हैं, ऐसी रेन जिसमें एसिड पाए जाते हैं। ये एसिड कहां से आ गए सर, बारिश के साथ। हमने तो सुना है कि बादलों से बारिश गिरती है, और जब बादलों से बारिश गिरती है तो पानी नीचे आता है पृथ्वी पे। फिर ये पानी के साथ अम्ल कहां से चल के आ गए सर, ये बिना फालतू में अम्ल कहां से आते हैं। सुनो, आपको पता है एयर पोल्यूशन जब होता है तो ये पोल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब पोल्यूटेंट है, ये सब प्रदूषक है। ये ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में है, क्योंकि आपने एयर को पोल्यूट करके रखा है, हवा को प्रदूषित करके रखा हुआ है। ये सब क्या करते हैं, ये सब रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म एसिड। ये सब रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म एसिड, ये सभी पानी से अभिक्रिया करके अम्ल बनाती हैं। जैसे कि अगर आपका सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। जैसे कि आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका नाइट्रिक एसिड बनाता है बेटा। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो ये सब क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके अम्ल बना लेते हैं। और जब अम्ल बन जाते हैं वहां पे एटमॉस्फेयर में, तो जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो दीज एसिड कम्स विद वाटर टू रीच अर्थ फॉर फॉर्मिंग एसिड रेन। क्या है, दीज एसिड्स कम्स विद वाटर टू अर्थ फॉर्मिंग एसिड रेन। यही अम्ल पानी के साथ पृथ्वी पे गिरते हैं और उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। यही जो अम्ल है, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ पृथ्वी पे पहुंचते हैं, और ऐसी वर्षा को हम एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ में आएगा अच्छे से। और यही एसिड रेन है बेटा जो क्या कर रही है, इट इज नॉट गुड फॉर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। ये अम्लीय वर्षा ना तो अपने लिए ठीक है, ना जीव जंतु के लिए ठीक है, ना पौधों के लिए ठीक है, और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ठीक है। अजीवित पदार्थों के लिए भी ठीक नहीं है। एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, जो आपका ताजमहल है, जो आपका ताजमहल है, जो आपका ताजमहल है, उसका कोरोजन करता है, क्षरण करता है कौन, आपकी एसिड रेन। एसिड रेन से
ताजमहल का कोरोजन हो रहा है, उसकी चमक गायब हो रही है, उसका संगमरमर खराब हो रहा है, उसका मार्बल खराब हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोरोजन हो रहा है ताजमहल का एसिड रेन के कारण। तो गंभीर समस्या तो है, क्योंकि नुकसान अपने लिए भी है और नुकसान अपने फेमस मॉन्यूमेंट्स के लिए भी है, हमारी फेमस इमारतों के लिए भी है, जो अपने देश का गौरव है, जिनको हम देश के लिए बहुत संभाल के रखते हैं, उनके लिए भी तो नुकसान है बेटा। ये दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। और इसका रीजन कौन है? इसका रीजन है देखो एयर पोल्यूशन। ये पोल्यूटेंट ही तो है जो ये कार्य कर रहे हैं, और हम अगर एयर पोल्यूशन को कम नहीं करेंगे तो बेटा ये अच्छा नहीं है अपने लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए भी। और अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको हम एक अच्छा पृथ्वी छोड़ के नहीं जाएंगे, एक अच्छा अर्थ दे के नहीं जाएंगे। इसलिए हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज को, हमें ही प्रिवेंट करना पड़ेगा किसको? एयर पोल्यूशन को। एक और गंभीर समस्या जो एयर पोल्यूशन से पैदा होती है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। सुनो क्या है ये? आपको धरती माता दिख रही है, पृथ्वी, ये पृथ्वी की सतह है। ये क्या है? पृथ्वी की सतह है, सरफेस है अर्थ का। और इसके चारों तरफ ये क्या है? हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। और हमारे वायुमंडल में कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या होता है? जो सन है, सन, सूर्य, वहां से आती है सोलर रेडिएशन, वहां से आती है सौर विकिरणें। और जब ये सोलर रेडिएशन हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और पृथ्वी पे सतह पे आके टकराती हैं, जब ये आपकी सोलर रेडिएशन, जो आपकी सौर विकिरणें हैं, ये आके वायुमंडल से हमारे पृथ्वी की सतह पे टकराती हैं, तो इनका होता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन होता है। और परावर्तन से जब ये वापस जाती हैं तो इनको वायुमंडल से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वायुमंडल में ये पोल्यूटेंट है, प्रदूषक हैं, ये क्या करते हैं? ये जो कौन सी किरणें हैं? ये आईआर विकिरणें हैं। ये आईआर रेडिएशन है जो हीट देती हैं, उष्मा देती हैं। तो बेटा ये जब विकिरणें पर्यावरण से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, वायुमंडल से बाहर जाने की कोशिश कर रही है बेटा, उस समय जो आपके ये पोल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इन विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं, अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, और इनको वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते। इनको ट्रैप कर लेते हैं, इनको फंसा लेते हैं, इनको बोलते हैं जाके दिखाओ तुम कैसे जाओगे वायुमंडल के बाहर, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इससे क्या होता है? ये जो आईआर रेडिएशन है, ये जो आईआर विकिरणें हैं, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट होती हैं, ये उष्मा के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो जब ये इनको ट्रैप कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, तो हमारा जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ जाता है बेटा। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इससे जो हमारी पृथ्वी की सतह है वहां भी तापमान बढ़ जाता है, वहां भी टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज। और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन्होंने ट्रैप कर लिया, इन्होंने फंसा लिया उसको, अदरवाइज उनको बाहर चले जाना चाहिए था, हमें कोई दिक्कत नहीं करती है, ये टकरा के वापस चली जाती। पर ये दुश्मन बैठे हैं ना, इन्होंने क्या कहा? हम नहीं जाने देंगे, हम ट्रैप करेंगे, फंसा लेंगे, हम आपको जाके दिखाओ तुम कैसे दिखाओगे। अरे भाई जाने दो, ये हमें ही नुकसान करेंगे। लेकिन भाई है ना ये भी तो जिद्दी, इन्होंने इनको ट्रैप कर लिया है, फंसा लिया है, अवशोषित कर लिया, और इन्होंने क्या कर दिया? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, वायुमंडल का तापमान बढ़ा दिया, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ा दिया। और इसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो चीजें हैं ये ट्रैपिंग ऑफ हीट इन एटमॉस्फेयर करती हैं। ये उष्मा को वायुमंडल में कैद कर लेती हैं, ये उष्मा को वायुमंडल में कैद कर लेती है। और उससे क्या होता है? उससे होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। उससे पृथ्वी के तापमान बढ़ जाता है, उससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे उष्मा कैद कर ली गई है वायुमंडल में। और इसी से क्या होती है? इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, पूरे विश्व के लिए, इस धरती पर रहने वाले हर लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा एंड सी लेवल इंक्रीज होगा। क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा एंड सी लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे और समुद्री लेवल क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि आपका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो पहाड़ों पे बर्फ जमी है वो पिघलना शुरू कर देगी हिमालय में। और अगर हिमालय में पहाड़ों पे जो ग्लेशियर है बर्फ के, अगर वो पिघलना शुरू कर देंगे, मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे, तो वहां से पानी नीचे आना शुरू करेगा और कहाँ जाएगा? समुद्र में गिरेगा। और समुद्र का जो तल है, जो लेवल है, जो सतह है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। और उससे बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे बाढ़ आ सकती है, जैसे सुनामी आ सकती है, जैसे बड़ी बड़ी टाइड्स बन सकती हैं, लहरें बन सकती हैं। और वो कहीं ना कहीं मानव जनजाति के लिए बहुत खतरनाक है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करना, ये हमें जरूरी है।
और इसको किसने किया है पैदा? इसको एयर पोल्यूशन ने किया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें किसको कंट्रोल करना चाहिए? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। ये एज ए जिम्मेदार नागरिक, एक समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी, आप सबकी और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम एयर को पॉल्यूट ना करें। नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है इतनी अधिक ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, इतना ज़्यादा तापमान बढ़ जाए कि आप और हम भी उस तापमान को सहन ना कर पाए। और जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, जैसे डायनासोर खत्म हो गए हैं, उसी तरीके से हो सकता है ये मानव प्रजाति भी क्या हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी इस बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के कारण। या आप इस बात को समझते हो बेटा? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें, हमें चाहिए कि हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। और इसका सबसे अच्छा काम क्या है? आप बेटा क्या करो, जो एक्टिविटीज हो रही है उनको धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दो। मैंने आपको बताया था ना मेथड, हाउ टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, उन पे आप काम करना शुरू कर दो, उनको आप लागू करना शुरू कर दो। ये था आपका चैप्टर एयर पोल्यूशन का। होता क्या है, कैसे होता है, कौन करता है, रोकते कैसे हैं, और क्या इसके कारण कुछ महत्वपूर्ण क्या होती हैं घटनाएं घट रही है, वो सब हमने इस लेक्चर में चर्चा की बेटा। एक और लेक्चर लूंगा, वो होगा वाटर पोल्यूशन पे। इसी तरीके से मेरे पास लेक्चर रिकॉर्डेड है ऑलरेडी यार, तो मैं इसी तरीके से ही उसको करवाऊंगा। थोड़ा सा आज मेरा दिन सही बताऊं बेटा, टुडे माई डे वॉज नॉट गुड, टुडे माई डे वॉज नॉट ओके, क्योंकि एक्चुअल में सुबह से आके मैं 2-3 क्लासेस रिकॉर्ड कर चुका था, काफ़ी मेहनत कर चुका था, आ गया था स्टूडियो पे टाइम पे आ गया था, क्लास भी रिकॉर्ड कर चुका था, नोटिफिकेशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर चुका था, और भी बहुत सारे काम कर चुका था। लेकिन इस साउंड वाली समस्या ने सारा खेल खराब कर दिया। अदरवाइज मेरी इच्छा थी कि दिन में वो क्लास लगा दी थी मैंने, शाम को आऊँगा और 2-2.5 घंटे की एक लैब मैनुअल की बढ़िया सी क्लास खींचूंगा। लेकिन देखो ये काम हो नहीं पाया बेटा। कोई बात नहीं, मैं एक बार फटाफट से इस मंथ के एंड आते आते तक लैब साइंस कंप्लीट कर देता हूं। जैसे ही लैब साइंस कंप्लीट होगी 2 काम चलेंगे, एक दिन लैब मैनुअल चलेगा, एक दिन प्रैक्टिस चलेगी, एक दिन लैब मैनुअल, एक दिन साइंस की प्रैक्टिस। इस रूटीन में हम काम करेंगे। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स साइंस में बन नहीं रहे, बेटा आप सही टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो। आप वो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो जिन्होंने किसी किताब से छाप के आपको दे दिया, जिसमें 11th का भी कंटेंट है, 12th का भी कंटेंट है, 10th का भी कंटेंट है, 9th का भी कंटेंट है। आप बहुत हाई लेवल का कंटेंट लगा रहे हो। अगर आप हाई लेवल का कंटेंट लगाओगे, अगर आप साइंस, देखो आप जानते हो साइंस के कोई डायमेंशन नहीं है, साइंस की कोई बाउंड्री नहीं है, तो अगर आप इस लेवल का कंटेंट लगाओगे तो आपका स्कोर अपने आप डाउन होगा, और आपका स्कोर डाउन होगा तो आप डिमोटिवेट महसूस करेंगे। तो मेरी ये इच्छा है कि प्लीज़ कुछ मत लगाओ, प्रैक्टिस यहाँ से मैं करवाऊंगा, हर चीज़ की करवाऊंगा। थोड़ा सा शांति रखो, जो करवाई वहीं कर जाना, आराम से कर जाना, इसी से काम बन जाएगा। क्योंकि आप इधर उधर घूम रहे हैं और आपके पास एक ऐसा कंटेंट आ रहा है जो आपके लेवल से बहुत हाई कंटेंट है और वो आप नहीं लगा पा रहे हो। उसमें आपकी क्या गलती है भाई? क्योंकि वो कंटेंट हाई लेवल का है जो आपको लगाना ही नहीं है। तो आप डिमोटिवेट महसूस ना करें, जो आप हतोत्साहित महसूस ना करें। कोई बात नहीं, सर आपके साथ हैं, बढ़िया से हर चीज़ करेंगे, सब चीज़ अच्छे से करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। मैं कल इसका एक पार्ट और डाल दूंगा, ठीक है जी। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, और माँ बाप की सेवा करो, उनका सम्मान करो, इज्जत करो, और उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर दो बेटा। मैं मिलूंगा कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।